हाँ बच्चों, तो एक इस बात का ध्यान दें कि आप लोगों को कल ये बताया गया कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अलग अलग जगह रखा जाता है तो उसके अलग अलग तरह के चित्र बनते और दो ही किरणें खींची गई। एक मुख्य अक्ष के समांतर हम खींचते थे और एक वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली खींचते थे। हम इनके अलावा भी कहीं से खींचें तब भी आपकी काटेंगी, जहां पर ये दोनों काट रही वो भी वहीं पर काटेंगी, इसलिए दो ही किरणें दिखाई जाती, बाकी नहीं दिखाई जाती। अब बात आती है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण के सामने वस्तु चाहे जहां रखी जाए लेकिन उसका हमेशा एक ही जैसा चित्र बनता है, केवल छोटा और बड़ा बनता है थोड़ा बहुत, बाकी कोई अंतर नहीं होता है। तो उत्तल दर्पण के सामने ये मान लीजिए वस्तु उत्तल दर्पण है आपका, इसके सामने वस्तु चाहे जहां रखी जाए, मान लीजिए ये हमारा यहाँ पर इसके सामने वस्तु रखी है, ये मुख्य अक्ष के समांतर गई और मुख्य अक्ष के समांतर जो गई तो ये इधर को चली जाएगी। ये इधर से आके आपको सबको मालूम है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से फोकस की गई होगा और इसका इधर कहीं होगा। लेकिन चूंकि इस तरफ पालिश है तो उस तरफ सब डाट डाट दिखाया जाएगा। दूसरी का हमने क्या बताया था आपको कि जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो अपने उसी रास्ते से, तो ये जो आपकी ये वक्रता केंद्र है तो इसके लिए जाने वाली किरण ये ऐसे जाएगी तो यहाँ से आगे तो डाट डाट आपकी बनाई जाएगी। लेकिन आपको मैंने ये बताया था कि इससे जाने वाली प्रकाश की किरण इसी जगह से या उसी रास्ते से लौट जाती है और जब लौट जाएगी तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर यहाँ पर काट रहे हैं तो ये आपका चित्र बन जाएगा इसका। अब देखिए सीधा बन रहा है और ये किरणें काट तो रही नहीं, आती हुई इधर से प्रतीत होती, इसलिए आभासी चित्र बनेगा। और वस्तु को हम चाहे जहाँ रख दें तो ये फोकस और ध्रुव के बीच, इसको पी कहते हैं, पी और इसी के बीच में इसका चित्र बनता रहता है, इससे कभी भी आगे नहीं जाता है। अगर हम वस्तु को अनंत पर रख देंगे या बहुत दूर रख देंगे तो बिंदु मात्र फोकस पर बनेगा आकर के और इतने के बीच में रहेगा, हमेशा सीधा आभासी वस्तु से छोटा, या जब बिल्कुल पास में रख दिया जाएगा तो वस्तु के बराबर बन जाएगा। कभी भी उत्तल दर्पण में वस्तु से बड़ा चित्र नहीं बनता है। तो अब बात आपकी यहाँ पर ये आती है कि हम उत्तल और अवतल दर्पण, तो आपका हमेशा उत्तल दर्पण के सामने एक ही शर्त है, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु चाहे जहां रखी जाए, चाहे जहां पर हो, प्रतिबिंब जो आपका होता है आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा और आभासी वस्तु से छोटा बनता। अब अगर इसको अनंत पर हम रख देंगे तो बहुत छोटा बन जाएगा, लेकिन फोकस से आगे कभी नहीं जाएगा, फोकस कर हुआ फोकस के बीच में बनता, बस इतना है।
इसी के बीच में बनेगा, न इससे आगे बनेगा न इससे इस तरफ का भी बनेगा, और हमेशा आभासी ही बनता है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि आप लोगों को हमने ये बताया कि उत्तल दर्पण में एक ही जैसा चित्र या एक ही तरह का बनता है, और अवतल दर्पण की 6 शर्तें हम वस्तु को आगे पीछे खिसका देते हैं तो हमारा चित्र भी छोटा बड़ा, कभी आभासी कभी वास्तविक बनता है। ठीक, अब बात यहाँ पर एक चीज ये भी जरूरी हो जाती है आपकी कि हमारे इसमें जो चित्र बना है आभासी और वास्तविक, अब दर्पण की पहचान इसी से इससे भी हो जाएगी। तो एक तो दर्पण की पहचान हम कैसे कर लेते थे, एक तो हम दर्पण को छू करके पहचान सकते हैं, नंबर 1 बात स्पर्श करके, इसे स्पर्श करके कि हम उसको छू करके देख लेंगे कि ये उत्तल है कि अवतल है। तो अगर हमारे ऊपर वाले हिस्से पर पालिश है तो हम जान जाएंगे कि ये अवतल है, और अगर ये धसे वाले तल पर पालिश है तो ये उत्तल है। ठीक, ये अवतल है और ये उत्तल है, तो ये तो हम छू करके। लेकिन अगर कहीं दर्पण ऐसी जगह इस लगा हुआ है कि जिसको हम नहीं छू सकते, किसी यंत्र के अंदर है, तब हम कैसे जानेंगे कि इसमें कौन सा, हमसे कह दिया गया कि ये बताओ इसमें कौन सा दर्पण लगा हुआ है, तो हमारे सामने एक समस्या पैदा होगी कि हम कैसे जान पाएंगे किसके अंदर। तो नंबर 1 बात तो स्पर्श करके हम पहचान सकते हैं दर्पण को, और दूसरा है चित्र देखकर। कि भाई दर्पण है तो उसके सामने हम वस्तु ले जाएंगे तो चित्र बनेगा, तो हम चित्र से भी जान सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि उत्तल दर्पण में एक ही जैसा चित्र बनेगा ये बताया गया है। तो अगर उसके सामने वस्तु को ले जाओ, पास ले जाओ, दूर ले जाओ, सब जगह करो और एक ही जैसा चित्र हमेशा सीधा ही बने, छोटा बड़ा थोड़ा बहुत तो हो जाएगा लेकिन और कोई अंतर नहीं आएगा, तो जान जाना कि आपका कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। और अगर वस्तु को पास में रखो तो आपका आभासी और सीधा बनता था अवतल दर्पण में, और जब हम दूर रखते थे या उसको जैसे पीछे ले जाते हैं तो वास्तविक और उल्टा बनने लगता है। तो उससे हम जान जाएंगे कि अगर कभी सीधा बनाता है और कभी उल्टा बनाता है, कभी छोटा बनाता है और कभी बड़ा बनाता है। देखिए उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा ही बन रहा है, हाँ कभी ज्यादा छोटा है कभी थोड़ा, लेकिन जितनी बड़ी वस्तु है उससे कभी भी बड़ा नहीं बनता है। ये एक शर्त है कि उससे बड़ा वस्तु के बराबर तक तो पहुंच जाएगा, अगर हम दर्पण में सटा के रख दें तो उतना बड़ा दिखाएगा। लेकिन अगर हम इसको दूर रख देते हैं तो छोटा हो जाता है। लेकिन अगर हमारा अवतल दर्पण है तो उसमें कभी तो छोटा बनता है और कभी वस्तु से बड़ा भी बन जाता है। तो अगर कभी छोटा बने और कभी बड़ा बने तो आप जान जाओ कि ये आपका कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। और अगर एक ही जैसा बनता है तो एक तो हम स्पर्श करके जान सकते हैं, दूसरा उसके चित्र से भी हम जान सकते हैं। ऐसी जगह है, मान लीजिए सपोज करिए आप कहीं नौकरी का इंटरव्यू देने जाते हैं और वो कोई ऐसी चीज दिखा देता है आपको कि जिसको हम कह देता है इसमें कौन सा दर्पण लगा हुआ है। अब वो चूंकि कोई यंत्र है हम उसको छू नहीं सकते अंदर देख, अगर वैसे हमें एक ही चीज पता होती तो ये हम जानते हैं कि ऊपर पालिश है तो अवतल और अंदर पालिश है तो उत्तल। लेकिन अब उसको हम चूंकि छू नहीं पा रहे हैं तो हम कैसे बता पाएंगे। तो उसके लिए उसके सामने कोई भी चीज अपने पास, हमारे पास पेन है, पेंसिल है, कोई चीज है, उसी के सामने उसका चित्र उल्टा और सीधा देख करके हम तुरंत बता देंगे कि इसमें उत्तल दर्पण लगा हुआ है कि अवतल दर्पण लगा हुआ है। तो ये हम दर्पण की पहचान भी आ जाता है। पहले कभी कई बार ऐसा आता है कि दर्पण की पहचान तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके बता दिए, उत्तल अवतल में सामने कहाँ कहाँ क्या बनता है ये बता। अब इसके बाद आप लोग एक चीज देखते हैं कि हम लोग जब सवाल लगाते हैं वैसे दर्पण में वस्तु, प्रतिबिंब और फोकस दूरी, इसमें आपस में एक संबंध है, यूवीएफ में संबंध जिसको कहते हैं, वो भी सूत्र है। तो दर्पण का जो सूत्र है,
अब केवल मैंने दर्पण लिखा है, चाहे ये उत्तल दर्पण और चाहे अवतल दर्पण हो, किसी भी दर्पण के लिए 1/u + 1/v बराबर 1/f। ये आपका दर्पण का सूत्र है। किसका है? दर्पण का। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान रखना कि अगर दर्पण है तो बीच में धन का चिन्ह होता है, u 1/u धन 1/v बराबर 1/f। तो ये आपका 1/v + 1/u भी किया जा सकता है, या ऐसा भी कहीं लिखा मिला तो उससे आपको परेशान होने, क्योंकि बीच में धन का चिन्ह होता है तो किसी को भी पहले लिखो, किसी को भी बाद में लिखो, ये आपका हो। अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि u, v और f है क्या। जैसा कि हमने बताया वक्रता केंद्र, फोकस, ध्रुव, ये सब चीजें हैं, वैसे u, v और f भी है। f तो फोकस दूरी हमको मालूम है थी, u वस्तु की दूरी को, और सारी दूरियां दर्पण में आपकी ध्रुव से नापी जाती है, तो वस्तु की दूरी को, वस्तु की दूरी को u और चित्र या प्रतिबिंब दूरी को v और फोकस दूरी को f कहते हैं। ये आपका इनके चिन्ह है या इनको लिया है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि कहीं पर ये धन के हैं, कहीं पर ऋण के हैं, तो इसलिए पहले तो u किसको कहते हैं, v किसको कहते हैं और f किसको कहते हैं। तो ये हम जान गए, u वस्तु की दूरी को, v प्रतिबिंब की दूरी को और f फोकस दूरी को कहते हैं। अब बात आती है इनके चिन्ह की, तो चिन्ह की परिपाटी दर्पण में चिन्ह किस तरीके से होता है, इसको चिन्ह दर्पण में ही नहीं लेंस में भी सब में चिन्ह वाला एक ही सिस्टम है आपका। तो उस चिन्ह के सिस्टम को हम बता दें आपको कि चिन्ह का सिस्टम क्या है, या केवल चिन्ह के सिस्टम को यहीं तक आपको केवल u, v और f। एक और चीज आपने देखा होगा, आवर्धन भी आपने एक शब्द पढ़ा होगा, फिर चिन्ह हम कल बताएं। तो प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई को अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या है? वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई को रेखीय आवर्धन m बराबर v/u, यानी चित्र और वस्तु के अनुपात को, या कोई दर्पण है किसी चीज की कितना छोटा या बड़ा चित्र बना सकता है, इसी क्षमता को उसकी आवर्धन क्षमता कहते हैं। कोई दर्पण किसी भी वस्तु के चित्र को कितना छोटा या बड़ा बना सकता है, इस क्षमता को उसकी आवर्धन क्षमता कहते हैं। या शॉर्ट में हम यूँ कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की और लंबाई और वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की दूरी, अब इसी में आपने देखा होगा, ऐसा भी लिखा होगा I/O, I इमेज प्रतिबिंब की लंबाई, O ऑब्जेक्ट वस्तु की लंबाई। तो m बराबर v/u बराबर I/O, चाहे v/u करो तब भी वही आएगा और I/O करो तब भी वही आएगा। तो आपका ये आवर्धन, तो इसीलिए कहते हैं कि रेखीय आवर्धन अगर आ जाए तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। और अगर आ जाए आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो बता देंगे कि कोई भी दर्पण किसी भी वस्तु का कितना छोटा या बड़ा, या जितना छोटा या बड़ा चित्र बना सकता है, उसे उसकी आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक, कोई ऐसा दर्पण है, अब देखिए इसको जो छोटा बड़ा बनाने का जो सिस्टम होता है वो इसके केवल झुकाव से ही होता है, ध्यान रखना। अगर एकदम सीधा सीधा है तो जितनी बड़ी वस्तु है उतने बड़ा चित्र बनाएगा, जैसा कि हम लोग समतल दर्पण में जो घर में शीशा देखते हैं उसमें होता है। और ये छोटा या बड़ा चित्र कैसे बनता है, ये केवल उसी के मोड़ की वजह से या उसका जो ये झुकाव है उसी की वजह से ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि आपके ट्रक में एक छोटा सा शीशा लगा हुआ होता है और कई ट्रकों के पीछे चित्र उसमें बन जाते हैं, जबकि ट्रक की तुलना में शीशा तो जरा सा है, लेकिन इतने इतने बड़े ट्रकों का चित्र, उसमें कई ट्रकों के चित्र आ जाते हैं। इसका मतलब ये किसकी, उसकी आवर्धन क्षमता की वजह से ऐसा है कि वो इतने बड़े ट्रक का छोटा सा चित्र बना करके उसमें दिखा देता है। ठीक, या कोई चीज छोटी है उसको बड़ा भी कर सकता है,
वो बड़ा भी कर सकता है। हम लोग माइक्रोस्कोप में और इनमें सब में उसी सिस्टम से देखते हैं, छोटी छोटी चीजें उनका बड़ा चित्र है। तो ये आपका रेखीय आवर्धन भी आपका हो गया। या आवर्धन क्षमता अगर आ जाए तो हमने बताया कि कोई भी दर्पण किसी भी वस्तु को का जितना छोटा या बड़ा चित्र बना सकता है उसे उसकी आवर्धन क्षमता कहते हैं। और अगर आवर्धन से या रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं ऐसा लिखा हो तो बता देंगे प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है आपको। और एक आवश्यक सूचना ये है कि आज सभी लोगों को बता दिया गया है या स्कूल में नोटिस बोर्ड में लिख दिया गया है कि आपकी बोर्ड की फीस 25 अगस्त तक विद्यालय में आकर के अपनी फीस जमा कर दें। फार्म की चूंकि डेट है तो आप आकर के 2 फोटो, आधार कार्ड की फोटो कापी और कक्षा 8 10 वाले कक्षा 8 की और 12 वाले बच्चे कक्षा 10 की मार्कशीट की फोटो कापी जमा कर देंगे उसी के साथ में, जिससे आपका फॉर्म सही भरा जा सके। पिता का नाम, माता का नाम क्या है, उसमें सही क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये सब चीज़ें सही, उसकी स्पेलिंग सही हो सके आपकी मार्कशीट में। बाद में कोई ये दिक्कत ना आए कि ऐसा हमारे में पिता के नाम में ये स्पेलिंग थे, हमारा ये हो। तो इसके लिए आप ये 25 तारीख तक फीस के साथ में सभी बच्चे ये जमा कर दें, ठीक है। अगर कोई विद्यालय नहीं आता, इसका शुल्क नहीं जमा होता है, कोई दिक्कत आती तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि मैंने इसके माध्यम से सूचना आपको दे दी, विद्यालय के नोटिस बोर्ड में लिख दिया है, ठीक। तो अपना आकर के अपना शुल्क पूछ लें, जमा कर दें और ये अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं प्रपत्र उनको जमा कर दें।